आप अगर देखेंगे तो आपको नया चैनल ज्वाइन करना है, हिंदी ज्ञानधारा यूजीसी नेट। ये चैनल पर आपकी ये क्लास है वो पहली क्लास हम ले रहे हैं, शानदार ये क्लास आपकी होगी। और अग्रिम जो क्लासें हैं वो हम इसी चैनल पर, अब अच्छी अच्छी क्लासें हैं वो इसी चैनल पर लेने वाले हैं। तो आप सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने साथियों को, ताकि अपन शानदार तरीके से इस क्लास को पढ़ सकें। साथियों, हिंदी ज्ञानधारा यूजीसी नेट पर नेट की तैयारी, सेट की तैयारी और नेट सेट से संबंधित सभी राज्यों की जो तैयारी है वो आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। शानदार प्रश्नावली आपकी होगी। तो आज ही आप ज्वाइन कर लीजिए हिंदी ज्ञानधारा यूजीसी नेट का चैनल और आप जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञानधारा से। आपको बहुत शानदार तरीके से क्लासें पढ़ाई जाएगी और एकदम जानदार ये नया बैच भी आपको दिया जाएगा। अभी नई परीक्षाएं हो रही है, उनको देख करके किस टाइप का माहौल पेपरों का रहता है उसको देख करके नई क्लास आपको दी जाएगी। देखिए, पहले सवाल पर अपन चलते हैं। तो सभी साथी चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और सभी साथी चैनल को शेयर कर दें अपने अपने साथियों के साथ में, ताकि वो इस चैनल को ज्वाइन कर सके। भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे अपन। बहुत ही शानदार वाले प्रश्न आपके बनाए हैं आज, बहुत गजब के हैं। भारतेंदु युग की अपन बात करें तो निबंधों की विशेषताओं की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारतेंदु युग में यानी इस युग में निबंधों में राजनीति, समाज सुधार, देश प्रेम की भावना मुख्य रूप से मुखरित हुई है। निबंधों की भाषा पूर्णतः परिमार्जित, व्याकरण सम्मत, तत्सम प्रधान खड़ी बोली थी। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र इस युग के शीर्षक स्थानीय निबंधकार है। आपको सही कूट का चयन करना है। 1 और 2 सही है या 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1, 2, 3 सही है। क्या आप जवाब देना चाहेंगे? फटाफट से लाइव क्लास को आप शेयर कर दीजिए और नया चैनल ज्वाइन कर लीजिए हिंदी ज्ञानधारा यूजीसी नेट। भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपको पता ही है कि इस युग में निबंधों में राजनीति, समाज सुधार, देश प्रेम की भावना मुख्य रूप से मुखरित हुई। ये बात सही है। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र युग के शीर्षक स्थानीय निबंधकार है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि निबंधों की भाषा पूर्णतः परिमार्जित है। पूर्णतः परिमार्जित भाषा तो द्विवेदी युग में हुई थी, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने परिमार्जित की थी। इस युग की भाषा में अनगढ़पन है, सजीव है, मुहावरेदार है। कैसी भाषा है? अनगढ़पन, अनगढ़पन भाषा है, सजीव है और कैसी भाषा है? मुहावरेदार है। कैसी है? मुहावरेदार भाषा है। ये कैसी किस युग की भाषा है? ये भारतेंदु युग की। किसकी है? भारतेंदु युग की भाषा है। और यदि हम परिमार्जित भाषा की बात करें तो ये जाती है द्विवेदी युग में। यानी हमारा ये वाला कथन गलत है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि, इसका भाग 1 के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है? ये पढ़ना आपको। इसका प्रथम प्रकाशन 1930 ईस्वी में विचार वीथी नाम से हुआ था। इसमें कुल 17 निबंध संकलित है। इस निबंध संग्रह में केवल सैद्धांतिक समीक्षा के निबंध संकलित है। कविता क्या है? निबंध इसी का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि है, इसके भाग कितने हैं? चिंतामणि के भाग कितने हैं? तो चिंतामणि के भाग कितने हैं? तो भाग आपको पता है कितने हैं? 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है। तो पहला भाग, प्रथम भाग के संपादक कौन है? प्रथम भाग के संपादक कौन है? द्वितीय भाग के संपादक कौन है? तृतीय भाग के संपादक कौन है? और चतुर्थ भाग के संपादक कौन है? ये भी अपन को पता चल जाना चाहिए।
चतुर्थ भाग के संपादक कौन है, ये पता चलना चाहिए। तो प्रथम भाग के संपादक तो कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। दूसरे भाग के संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, ये ध्यान रखेंगे। और तीसरे भाग के संपादक कौन है, चौथे भाग के संपादक कौन है, ये आपको ध्यान रखना। तीसरे भाग के संपादक है नामवर सिंह। कौन है, नामवर सिंह। कौन है, नामवर सिंह। और चौथे भाग के संपादक है कुसुम चतुर्वेदी। कौन है, कुसुम चतुर्वेदी। कुसुम चतुर्वेदी के अलावा भी एक नाम और आता है, अगर आपको ध्यान हो तो, ओम प्रकाश सिंह। कौन आता है, ओम प्रकाश सिंह। कौन आता है, ओम प्रकाश सिंह भी नाम आता है चतुर्थ भाग के संपादन में। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल ही कि इसका प्रकाशन है पहले 1930 में हुआ था, और जब प्रथम भाग विचार वीथी के बाद में इसका नाम चिंतामणि भाग 1 पड़ा, भाग 1 पड़ा, तब यह आया था 1939 में। ध्यान रखेंगे 1939 में। कुल 17 निबंध है इसमें, और संग्रह में केवल सैद्धांतिक निबंध नहीं है, इसमें निबंध है मनोविकारात्मक। कैसे हैं, मनोविकारात्मक निबंध है। कौन से हैं, मनोविकारात्मक निबंध है। मनोविकारात्मक निबंध है। तो आपका उत्तर यहाँ पर सी गलत हो गया। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सी एकदम राइट आंसर है। क्लियर कर दिया आपने सी, बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। कुबेरनाथ रॉय के निबंध संग्रह, पहली बात तो कुबेरनाथ की बात करें तो ये ललित निबंधकार है। कैसे हैं, ललित निबंधकार। कैसे हैं ये, ललित निबंधकार है। ललित निबंधकार है। ललित निबंधकारों में नाम आता है आपका, सबसे पहले आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधों के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, जनक। दूसरे हैं आपके कुबेरनाथ। कौन है, कुबेरनाथ है। इसके अलावा, कुबेरनाथ के अलावा विवेकी रॉय है। कौन है आपके, विवेकी रॉय। और विवेकी रॉय के अलावा है विद्यानिवास मिश्र। कौन है, विद्यानिवास मिश्र है। ये आपके कौन है, ललित निबंधकार है। अब आपको देखना है इसके निबंधों का, संकलनों का कौन सा उत्तर आपको राइट लग रहा है। आप लगा सकते उत्तर तीसरे सवाल का जवाब, है ना। देखो इसका उत्तर होगा प्रिया नीलकंठी, 1968 में आया था। रस आखेटक आया था 1970 में, और गंधमादन आया था 1972 में। और विषाद योग कब आया था, ध्यान है किसी को, विषाद योग 1973। कब आया था, 1973 में। कब आया था, 1973 में। ध्यान रहे, प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। एक बार चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और सभी अपने साथियों को, जितने भी साथी हो उनको चैनल को एक बार शेयर कर दो ताकि बच्चे जुड़ जाए। तो प्रकाशन, क्योंकि चैनल नया है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ के निबंध, पहली बात तो हमको यही पता हो जाना चाहिए कि प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन और विषाद योग, ये निबंध किसके हैं, तो कुबेरनाथ रॉय के। कुबेरनाथ कैसे निबंधकार है, ललित निबंधकार है। ललित निबंधकारों में जनक में आता हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ रॉय और विवेकी रॉय, विद्यानिवास मिश्र। प्रिया नीलकंठी का समय 1968, 70, 72 और विषाद योग। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। अगला सवाल चलता हूं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये फेमस प्रसिद्ध विचार है, ये सबको पता होना चाहिए, ये तो किसी का भी गलत होगा ही नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो ये तो आपका किसी का भी गलत होगा नहीं। कौन हो जाएगा यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। सी आंसर आपका राइट है। कौन सा है, सी उत्तर आपका राइट है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित ललित निबंध संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करो। ये देखो, पहली बात तो ये ललित निबंध है, सबके सब जितने भी है। बकलम खुद, मन पवन की नौका, अस्मिता के लिए। यहाँ तीनों का उत्तर चुनना है, किस किस के निबंध है। जल्दी से करो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पांचवा सवाल देखेंगे अपन, क्या उत्तर आप करेंगे। पांचवें सवाल का जवाब क्या करने वाले हैं, सीधा सीधा मिलाइए। आपका बकलम खुद है, ये नामवर सिंह का है, पहले में सी है। और मन पवन की नौका है, विद्यानिवास मिश्र का है, दूसरे में ए और तीसरे में आपका बी हो ही गया। अस्मिता के लिए कुबेरनाथ रॉय। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी आंसर। आप ध्यान रखेंगे, बकलम खुद नामवर सिंह का निबंध है, ललित निबंध है। मन पवन की नौका विद्यानिवास मिश्र का है, और अस्मिता के लिए कुबेरनाथ रॉय का है। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, हरिशंकर परसाई के व्यंग निबंधों के विषय में कौन सा कूट सही है। कौन सा कूट है वो सही है। तुलसीदास चंदन घिसे का प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह पर उन्हें 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग रचना है। तो अपन को पता है सदाचार का ताबीज है, ये किसका है, हरिशंकर परसाई का है। किसका है, हरिशंकर परसाई का है। श्रीलाल शुक्ल का तो निबंध कौन सा है, राग दरबारी। कौन सा है, राग दरबारी। कौन सा है, राग दरबारी। तो आपका 3 गलत हो गया। 3 क्या हो गया, गलत। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वें सवाल का। ठीक है, सदाचार का ताबीज है। तो आप देखेंगे तुलसीदास चंदन घिसे, इसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है, 1986 ईस्वी है। और विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह पर 1982 ईस्वी में इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी, हरिशंकर परसाई को। सदाचार का ताबीज है, हरिशंकर परसाई की रचना है, न कि श्रीलाल शुक्ल की। श्रीलाल शुक्ल की रचना है कौन सी, राग दरबारी। 6ठे सवाल का जवाब क्या किया आपने, ये उत्तर आपको करना है। चले अगला 7वां सवाल, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। बड़ा गजब का सवाल है, बड़ा गजब का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, बहुत ज्यादा मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन किस आलोचक का है, रामचंद्र शुक्ल का है, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। कविता में तो संस्कार दिए हैं और गद्य में उन्होंने अपने विचारों को दिए हैं। तो ऐसा किसने कहा था। 7वें सवाल का जवाब फटाफट से लगाइए। 7वें सवाल का जवाब लगा दिया, क्या किया आपने। तो कविता में उनके संस्कार है और गद्य में विचार है, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कथन किसने कहा था। तो आपको उत्तर करना है राम स्वरूप चतुर्वेदी। आंसर आपको कौन सा करना है, सी करेक्ट आंसर। कौन सा करना है, सी। रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा 7वें सवाल का जवाब। 7वें सवाल का जवाब होगा कौन सा, सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन हो जाएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी हो जाएगा। क्लास को शेयर कर दो एक बार सभी साथी फटाफट से, ताकि सभी ज्वाइन कर ले। हिंदी ज्ञान धारा यूजीसी नेट, अपन ने पहले का चैनल अपन का कौन सा है, हिंदी ज्ञान धारा है। कौन सा है, हिंदी ज्ञान धारा है। और अब नए चैनल में हमने केवल इतना सा लगाया है, केवल यूजीसी नेट, यूजीसी नेट लगाया है, केवल ये लगाया है नया, बस। बाकी का चैनल वही की वही है, लेकिन नया चैनल बना दिया ये। तो आप इस पर नेट की क्लासें चालू करेंगे। अभी एग्जाम के टाइम है, इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह बाबू गुलाब राय का नहीं है। बाबू गुलाब राय का निबंध नहीं है। ठलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, चाबुक, मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय का निबंध कौन सा नहीं है, 8वें सवाल में लगाइए फटाफट से।
जल्दी बताओ देख। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह बाबू गुलाब राय का नहीं है? कर दिया आपने। ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब किसका है? तो सी। लगाइए फटाफट से, सी आंसर आ रहा है। तो ठलुआ क्लब इनका ही है, प्रबंध प्रभाकर इनका ही है, चाबुक इनका निबंध नहीं है। आंसर आपको करना है सी, करेक्ट आंसर। कौन सा करना है? सी। वेरी गुड, शानदार उत्तर दिया है। अगला देखो, द्विवेदी युग के किस निबंधकार ने महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग के किस निबंधकार ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालमुकुंद गुप्त के बीच अनिश्चितता शब्द के विवाद में द्विवेदी जी का पक्ष लिया था? यानी इन दोनों के बीच में एक विवाद चला था अनिश्चितता शब्द पर। कौन से शब्द पर? इस शब्द पर। तो इस विवाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लेने वाले कौन थे? गोविंद नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास। इनमें से जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लेने वाले थे वो कौन थे? बस ये सवाल पूछना है। ये तो सभी पढ़ाते हैं, सभी पढ़ते हैं कि दोनों के बीच बालमुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच में एक विवाद चला था, किस शब्द को लेकर? अनिश्चितता शब्द को लेकर। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लेने वाले कौन थे इसमें से, ये बात है। और उन्होंने एक निबंध भी लिखा था, है क्या ध्यान किसी को? नहीं है तो देखो, गोविंद नारायण मिश्र। कौन है? गोविंद नारायण मिश्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया। कैसे लिया इसने? द्विवेदी का पक्ष लिया, एक निबंध लिखा इन्होंने, पक्ष लिया, और एक निबंध लिखा इन्होंने, पक्ष लिया। तो पक्ष लिया इन्होंने और एक निबंध लिखा, आत्माराम की टेंटें। क्या लिखा? आत्माराम की टेंटें, आत्माराम की टेंटें, आत्माराम की टेंटें निबंध लिखकर, ये निबंध लिखा, निबंध लिख करके और इन्होंने किसका पक्ष लिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया है। क्या लिखकर? आत्माराम की टेंटें नामक निबंध लिखा और महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया गोविंद नारायण मिश्र ने। आंसर कौन सा करेंगे अपन? ए करेक्ट आंसर करेंगे। कौन सा करेंगे? ए करेक्ट आंसर करेंगे। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, सब साथियों के पास पहुंच जाए क्लास, तो बहुत बढ़िया है। ए उत्तर आपका राइट है। अगला सवाल देखिए आप, रामधारी सिंह दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? संस्कृति के 4 अध्याय। इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। कौन मिला है इनको? साहित्य अकादमी मिला है। कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? इस निबंध ग्रंथ का प्रकाशन है 1946 ईस्वी में हुआ है। इसमें दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटा है। इस कृति पर उन्हें 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को राष्ट्रीय कवि के रूप में, राष्ट्रीय कवि के रूप में क्या किया है? आख्या क्या किया है? तो बताओ इसमें कौन सा जवाब है वो गलत है? बताइए फटाफट से। 10वें सवाल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को इसने राष्ट्रीय कवि के रूप में आख्या क्या नहीं किया है? नवोत्थान के कवि कहा है। क्या कहा है? नवोत्थान के कवि। क्या कहा? नवोत्थान, नवोत्थान के कवि, नवोत्थान के कवि, नवोत्थान के कवि के रूप में आख्या क्या लिखी इन्होंने? तो नवोत्थान के कवि कहा, न कि राष्ट्रीय कवि कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को और मोहम्मद इकबाल को क्या कहा था इन्होंने? नवोत्थान के कवि। तो आंसर आपका गलत कौन सा हो गया है? डी करेक्ट हो गया, बाकी के सही है। निबंध का आपका जो प्रकाशन है 1946 में हुआ है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास को, भारत के सांस्कृतिक इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। और इस कृति पर 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। डी उत्तर आपका बिल्कुल ही राइट है। क्लियर है? डी उत्तर आपका राइट है। गुड इवनिंग सभी साथियों को, राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है नए चैनल पर, हिंदी ज्ञान धारा UGC नेट पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की वैचारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में कौन सा कूट है वो सत्य है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने निबंधों को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज माना है। उनका प्रसिद्ध निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं अशोक के फूल संग्रह से संकलित है। कुटुज निबंध में उन्होंने मानव की जिजीविषा और अपराजेय शक्ति को रेखांकित किया है। कौन सा सत्य है इसमें से? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3 सभी सही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं अशोक के फूल संग्रह में संकलित है। 11वें सवाल का जवाब देखो, तो देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इनका एक निबंध संग्रह है संकल्पिता। कौन सा है? संकल्पिता, जो कि कब आया था? 1951 में। कब आया था? 1951 में। इसमें संकलित है, न कि अशोक के फूल में है। तो आपका उत्तर गलत कौन सा हो गया? 2 वाला। तो 1 और 3 सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। एक बार क्लियर कर लीजिए, निबंधों को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज माना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं संकल्पिता निबंध संग्रह में संकलित है। कुटज निबंध में उन्होंने मानव की जिजीविषा और अपराजेय शक्ति को रेखांकित किया है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। परवर्ता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ये वैचारिक पंक्ति महादेव वर्मा के किस निबंध से ली गई है? बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ये वैचारिक पंक्ति महादेव वर्मा की क्षणदा निबंध से है, श्रृंखला की कड़ियां से है, युद्ध और नारी से है, संभाषण से है। जल्दी से करो, देख फटाफट से। 12वें सवाल का उत्तर इसी में छुपा हुआ है, फटाफट से आंसर लगाइए। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध, तो युद्ध के बारे में बात की है, तो आपका क्षणदा नहीं है, श्रृंखला की कड़ियां नहीं है, संभाषण नहीं, युद्ध और नारी। क्या उत्तर होगा? युद्ध और नारी। सी आंसर आपका राइट होगा। अगला सवाल है आपका, सरदार पूरण सिंह के निबंधों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या के बारे में शायद सबको पता होगा। पूरण सिंह के निबंधों की कुल संख्या कितनी है और वे किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? 6 निबंध सरस्वती पत्रिका, 8 निबंध इंदु पत्रिका, 5 निबंध सुदर्शन पत्रिका, 6 निबंध मर्यादा पत्रिका। जल्दी से करेंगे। देखें, सरदार पूरण सिंह के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी है। क्लास को शेयर करें, नया चैनल है तो कम लोगों को पता है, जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक वीडियो बनाकर डालूंगा तब सब लोग जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरदार पूरण सिंह के निबंध है 6 और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? सरस्वती पत्रिका में। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर है। मर्यादा पत्रिका में नहीं है, सरस्वती पत्रिका में छपे थे। आंसर आपका कौन सा होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ए। अगला, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के माध्यम से बाल मुकुंद गुप्त ने किस गवर्नर जनरल पर तीखा व्यंग किया है? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन। तो ये सवाल भी शायद आपको सीधा लग सकता है, एकदम सरल सवाल है ये भी। शिव शंभू के चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन की काली करतूतों का वर्णन उसने किया था। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, लॉर्ड कर्जन। कौन हो जाएगा आपका उत्तर? बी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, शेयर भी किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया, आपका आभारी रहूँगा। आंसर आपका कौन सा होगा? बी करेक्ट आंसर, लॉर्ड कर्जन। क्योंकि पहले चैनल को भी आपने बहुत प्यार दिया था, इसका मैं बिल्कुल आभारी हूँ हमेशा के लिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंधों का समूह कौन सा है? कछुआ धर्म, मोरेसी मोई कुठाव, पुरानी हिंदी। कछुआ धर्म, ठलुआ क्लब, पुरानी हिंदी। आचरण की सभ्यता, मोरेसी माई कुठाव, गोवर गणेश। कछुआ धर्म, अनुप्रास का अन्वेषण, पुरानी हिंदी। इनमें से सही चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध कौन कौन से हैं? 15वें सवाल का जवाब आप फटाफट से लिख दीजिए। देखो, आपको ठलुआ क्लब तो मैंने अभी बताया ही था। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ठलुआ क्लब तो आपको बताया, बाबू गुलाब राय। किसकी है? बाबू गुलाब राय की। बाबू गुलाब राय, मतलब ये तो गया काम से। और अनुप्रास का अन्वेषण,
अनुप्रास का अन्वेषण किसकी? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की रचना है। किसकी है? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की रचना है। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की रचना। अब ये दो तो गए, अब आपके पास में दो बच रहे हैं। तो आचरण की सभ्यता किसका है? आचरण की सभ्यता है वो सरदार पूरण सिंह का है। किसका है? सरदार पूरण सिंह। सरदार पूरण सिंह का है। ठीक है ना। तो आपका उत्तर ये भी गलत गया, ये भी गया, ये भी गया। आंसर कौन सा बच गया? केवल एक। केवल कौन सा बच गया है? एक आंसर बच गया है। क्लियर हो गया? आंसर कौन सा करना अपन को? एक करेक्ट आंसर करना है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करो। देखिए, भ्रूण हत्या, गेहूं और गुलाब, कवि और कविता, लंका की एक रात। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो आप देख लो, सीधा सीधा भ्रूण हत्या किसका निबंध है, बस ये पता कर लो, उत्तर आपके सामने फटाक से आ जाएगा। क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि गेहूं और गुलाब है, राम वृक्ष बेनीपुरी का है। तो भ्रूण हत्या किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और आपका कवि और कविता है, ये कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो लंका की एक रात किसका बच गया? फिर कुबेरनाथ का। इसका मतलब 2 1 4 3 हो गया। 2 1 और 4 3 हो गया। 2 1 और कौन सा हो गया? 4 3। भ्रूण हत्या किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। गेहूं और गुलाब किसका? राम वृक्ष बेनीपुरी का। कवि और कविता है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। और लंका की एक रात किसका है? कुबेरनाथ का। आंसर कौन सा हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, निबंध संग्रह उनका सही रचनाकारों का मिलान कर दीजिए। साहित्य देवता किसकी रचना है? काव्य कला और अन्य निबंध, प्रिया नीलकंठी, आवारा भीड़ के खतरे। तो साहित्य देवता के बारे में तो शायद सब जानते होंगे। एक तो साहित्य देवता, एक तो साहित्य देवता आता है, साहित्य देवता, और एक आता है समय देवता। एक आता है समय देवता। साहित्य देवता और एक समय देवता। तो साहित्य देवता किसका है? माखनलाल का है। किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। और समय देवता किसकी रचना है? तो साहित्य देवता पहले में 2 हो जाएगा। तो पहले में 2 देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो गए। पहले में 2 हो गया। अब देखो आप, काव्य कला और अन्य निबंध किसका है? प्रिया नीलकंठी के बारे में आपको अभी बताया, कुबेरनाथ की रचना है। तो आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई की है। तो काव्य कला और अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद द्विवेदी। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 किस में हो जाएगा? आपका बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी है, काव्य कला और अन्य निबंध है जयशंकर प्रसाद का है, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ रॉय का है, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई की रचना है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर किया है आप। ठीक है। तो नरेश मेहता क्या करेंगे? नरेश मेहता क्या करेंगे? नरेश मेहता समय देवता। अगला सवाल देखो आप, ललित निबंधकारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित करो। ललित निबंधकार है सारे के सारे, और मैं आपको पहले ये नाम बता चुका हूँ पूरे। विद्यानिवास मिश्र बता दिया, कुबेरनाथ रॉय, विवेकी रॉय, हजारी प्रसाद। ये ललित निबंधों के कौन है? जनक है ना। इसमें व्यंग और हास्य दोनों होता है ललित निबंध में। तो विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा है? आप सबको पता होना चाहिए। फटाफट से 18वें सवाल का जवाब लगा दीजिए, मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो देखिए, तुम चंदन हम पानी, है ना, तुम चंदन हम पानी। पहले में 3, तो देख पहले में 3 दोनों में है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। अब पहले में 3 है। अब देखो आप, कुबेरनाथ रॉय की अगर अपन बात करें तो कुबेरनाथ रॉय का निबंध कौन सा है? तो पहले में 3, दूसरे में 1 विषाद योग, ठीक है। और विवेकी रॉय का जुलूस रुका है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल। तो सही कूट कौन सा हो जाएगा? 3 1 2 4 3। विद्यानिवास मिश्र तुम चंदन हम पानी, कुबेरनाथ रॉय विषाद योग इंपॉर्टेंट है, विवेकी रॉय का जुलूस रुका है इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें सवाल में क्या जवाब किया आपने? ए। पक्का?
वेरी गुड, शानदार है। ए उत्तर आपका राइट है। अगला सवाल देखिए आप, आगे के निबंध संग्रह को उनके प्रकाशन क्रम के आधार पर सुमेलित करो। आगे के निबंध संग्रहों को प्रकाशन वर्ष देखिए, त्रिशंकु, आत्मनेपद, लिखी कागज कोरे, अद्यतन, ये कब कब लिखे गए हैं। 19वें सवाल का जवाब अगर कोई कर सकता है दिमाग लगा करके तो कर सकता है, बिल्कुल शानदार तरीके से। त्रिशंकु आगे का प्रथम निबंध संग्रह है, बात सही है, 1945 में प्रकाशित हुआ था। आत्मनेपद की यदि मैं बात करूं तो आत्मनेपद है इनका वैचारिक आत्मपरक निबंध है, तो आपका हो गया है 1 और 3। और लिखी कागज कोरे की बात करें अपन तो आधुनिकता और परंपरा पर विमर्श किया गया है, आधुनिकता और परंपरा पर विमर्श किया गया है। और अद्यतन है समकालीन साहित्य परिदृश्य, समकालीन साहित्य परिदृश्य, तो आपका हो जाएगा 4। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, आंसर कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर। फिर से आप देख लीजिए, त्रिशंकु है आगे का प्रथम निबंध संग्रह है। आत्मनेपद में इन्होंने वैचारिक और आत्मपरक निबंध लिखे हैं। लिखी कागज कोरे है, आधुनिकता और परंपरा पर विमर्श किया है। और अद्यतन में समकालीन साहित्यिक परिदृश्य को दिखाया गया है। 3 1 4 2, आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित परिभाषाओं को उनके प्रस्तोता विद्वानों के साथ सुमेलित करो। निबंध स्वच्छता पूर्वक व्यक्तिकता के साथ भावों को व्यक्त करने वाली गद्य रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंध गद्य की कसौटी है, भागीरथ मिश्र। निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। तो इसको अपन को करना है, मिलान करना है, किस किस ने कौन सा। निबंध गद्य की कसौटी है तो ये तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, बी में एक उत्तर होगा। तो बी में एक देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अब ये दोनों में से उत्तर है आपका। तो देखो पहले में 2, पहले में आपका 2 हो जाएगा, यानी भागीरथ मिश्र ने कहा ये बात। कौन सी की? निबंध स्वच्छता पूर्वक व्यक्तिकता के साथ भावों को व्यक्त करने वाली गद्य रचना है, ऐसी परिभाषा भागीरथ मिश्र ने दी है, यानी 2 हो जाएगा। निबंध गद्य की कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यानी 1 हो जाएगा। निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आंसर फिर से कौन हो गया आपका? ए ही करेक्ट हो गया है। तीनों निबंधों की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। निबंध स्वच्छता पूर्वक व्यक्तिकता के साथ भावों को व्यक्त करने वाली गद्य रचना है, ये कहा है भागीरथ मिश्र। निबंध गद्य की कसौटी कहा रामचंद्र शुक्ल ने। और निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज, स्वाधीन चिंता की उपज है हजारी प्रसाद ने। ए उत्तर राइट है। अगला देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध विधा का जनक माना जाता है। उन्होंने लेवी प्राण लेवी 1870 जैसी रचनाओं से हिंदी में व्यवस्थित निबंध लेखन की शुरुआत की थी। 21वें सवाल का जवाब आपको देना है। तो देखिए, आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी निबंध विधा का जनक माना ही जाता है। प्राण लेवी 1870 जैसी रचनाओं से हिंदी में व्यवस्थित निबंध लिखने की शुरुआत की थी। दोनों ही बात इसकी सही है और व्याख्या भी इसकी सही की है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर भी ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध केवल मनोवैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करते हैं, उनमें साहित्यिक रस का अभाव है। वे चिंतामणि भाग 1 में संकलित और बुद्धि प्रधान है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। 22वें सवाल का जवाब लगाइए, थोड़ा सोचे समझे फटाफट से। रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध केवल मनोवैज्ञानिक तथ्य, केवल मनोवैज्ञानिक तथ्य ही प्रस्तुत नहीं करते, वो व्यवहारिक तथ्य भी प्रस्तुत करते हैं, है ना। मनोवैज्ञानिक तो करते ही हैं, प्लस व्यवहारिक भी करते हैं, व्यवहारिक तथ्य भी प्रस्तुत करते हैं, सामाजिक तथ्य भी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये कथन गलत हो गया, दूसरा सही है, यानी ए गलत है और आर सही है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? 22वें सवाल में आपका जवाब हो जाएगा सी।
अगले सवाल पर चलते हैं। ललित निबंधों में बुद्धि पक्ष की अपेक्षा हृदय पक्ष भाव पक्ष अधिक प्रधान होता है। ललित निबंधों में बुद्धि पक्ष की अपेक्षा हृदय पक्ष भाव पक्ष अधिक प्रधान होता है। ललित निबंधों का मुख्य उद्देश्य पाठक को शास्त्रीय ज्ञान देना व विषय वस्तु को प्रधान रखना होता है। 23वें सवाल का जवाब क्या करना चाहेंगे आप? इम्पोर्टेंट है। देखो, ललित निबंधों में बुद्धि पक्ष की अपेक्षा हृदय पक्ष प्रबल रहता है, ये तो बात राइट है। ललित निबंधों का मुख्य उद्देश्य पाठक को शास्त्रीय ज्ञान देना नहीं है। इसमें तो हास्य भी हास्य और क्या रहता है? व्यंग रहता है। हास्य और व्यंग रहता है, और इसमें शास्त्रीय ज्ञान न दे करके सामाजिक ज्ञान दिया जाता है। कैसा ज्ञान दिया जाता है? सामाजिक ज्ञान दिया जाता है। आप ध्यान रखेंगे तो ये तो गलत हो गया आपका भी। तो आपका कौन सा उत्तर? ए सही और आर गलत होना चाहिए। दोनों गलत नहीं है, ए सही और दोनों सही है। ए सही और आर गलत है। आंसर आपका बी होगा। आंसर कौन सा होगा आपका? बी। आंसर कौन सा होगा आपका? बी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आपने जवाब सही दिया है। हरिशंकर परसाई हिंदी के शीर्षक व्यंग निबंधकार है। हरिशंकर परसाई हिंदी के शीर्षक व्यंग निबंधकार है। उनके निबंध सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे में समाज की विसंगतियों पर करारा प्रहार किया गया है। 24वें सवाल का जवाब लगा दीजिए जल्दी से जल्दी। हरिशंकर परसाई शीर्षक व्यंग निबंधकार है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। और उनका निबंध सदाचार का ताबीज और तुलसीदास चंदन घिसे में समाज की विसंगतियों पर करारा प्रहार किया है। इसका मतलब आप क्या उत्तर करेंगे? इसका 24वें सवाल का जवाब क्या करेंगे? तो ए और आर दोनों ही सही है, और ये सही व्याख्या कर रहा है। सही व्याख्या कर रहा है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर है। कौन सा हो जाएगा? ये हरिशंकर परसाई की ही व्याख्या की है नीचे कि उनके निबंध सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे समाज की विसंगतियों पर करारा प्रहार करते हैं। आंसर ए करेक्ट होगा। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधों में भाषा संस्कार और परिष्कार पर अत्यधिक बल दिया है। बालकृष्ण भट्ट द्विवेदी युग के सबसे प्रमुख निबंधकार थे जिन्होंने भाषा सुधार आंदोलन चलाया। भाई, बालकृष्ण भट्ट द्विवेदी युग के कहाँ से हो गए? ये तो भारतेंदु युग के हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार है। तो भाई पहला सही है और दूसरा गलत है। ए सही है और आर इसमें क्या है? गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। मिट्टी की ओर, रेती के फूल, उजली आग, आलोक पर्व। जल्दी से बताओ, फटाफट से जल्दी लिखो, जल्दी से जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है? तो आपको पता है, मिट्टी की ओर, रेती के फूल और उजली आग। आलोक पर्व किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1972 में। कब? 1972। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। ये स्थापना किसने करी है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी। बहुत अच्छा सवाल है ये। बार बार रिपीट होता है। बार बार रिपीट होता है। फटाफट से बताओ।
जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी नाटक में नहीं मिली, ये किसने कहा था? 27 का उत्तर क्या करेंगे आप? शुक्ल बाबा नहीं करेंगे, इसका उत्तर करना है रामविलास शर्मा। कौन करना है? रामविलास शर्मा। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अपन का जो नया चैनल अपन ने बनाया है वो बनाया है हिंदी ज्ञान धारा, हिंदी ज्ञान और ये धारा, हिंदी ज्ञान धारा, और आपको लिखना है यूजीसी नेट, यूजीसी नेट। आप जैसे ही लिखेंगे आपको ये नया चैनल मिल जाएगा। लिंक मैंने सब जगह डाल दी है। अब जिन्होंने ज्वाइन किया है वो पढ़ रहे हैं, नहीं किया है तो उनको हम लेने थोड़ी जाएंगे घर। बी आंसर करेक्ट है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा निबंध संग्रह का चयन कूट के आधार पर करो। बालकृष्ण भट्ट के निबंध कौन कौन से? इसमें से ठेला मेला, वकील, बुढ़ापा, आत्मनिर्भरता। बालकृष्ण भट्ट के निबंध बताइए। बालकृष्ण भट्ट के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, बताइए बालकृष्ण भट्ट के निबंध कौन कौन से इसमें से? जल्दी से बताओ, ये तो सरल सवाल है। मैं देखता हूं सरल को कौन कौन सही कर सकता है। तो बालकृष्ण भट्ट के निबंध उत्तर आपका कौन सा आएगा? 1, 2 और 4। कौन सा आएगा? 1, 2 और 4, यानी मेला ठेला, वकील, आत्मनिर्भरता। बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। आपको पता है बुढ़ापा है ना, दांत, बुढ़ापा, दांत, पेट, भौं, ऐसे निबंध किसने लिखे थे? ये है प्रताप नारायण मिश्र के, प्रताप नारायण मिश्र के हैं। तो आंसर आपका कौन सा होगा यहाँ पर? बी करेक्ट आंसर है। हो गया बी, क्लियर आंसर है। ध्यान रखेंगे ठेला मेला, वकील और आत्मनिर्भरता निबंध बालकृष्ण भट्ट के हैं, जबकि बुढ़ापा, दांत, पेट, भौं ऐसे निबंधों के बारे में आप सब जानते हैं। ठीक है ना, है ना। भौं बात निबंध भी इन्होंने ही लिखा था, प्रताप नारायण मिश्र ने। आंसर भी है। अगला देखो, कुबेरनाथ रॉय को किस प्रकार का निबंधकार माना जाता है? कुबेरनाथ रॉय को किस प्रकार का निबंधकार माना जाता है? एक तो है ये ललित निबंधकार, एक तो है ये ललित निबंधकार। अब इसके अलावा देखो किस प्रकार का निबंधकार माना जाता है। एक तो ललित निबंधकार तो है ही, इसके अलावा किस प्रकार का निबंधकार है कुबेरनाथ रॉय? 29वें सवाल का जवाब फटाफट से कर दो, जल्दी से करो। ध्यान रखेंगे इसके अलावा ये रस धर्मा है। कैसे है? रस धर्मा ललित निबंधकार है, ललित निबंधकार है। रस धर्मा ललित निबंधकार है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी, क्योंकि इन्होंने की एक रचना आपने ध्यान हो तो रस आखेटक लिखी है। रस आखेटक, आखेटक, रस आखेटक लिखी, इसमें रस का वर्णन भी रस धर्मा के रूप में किया है। आंसर कौन सा है? सी। और ललित निबंधकार कौन कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके जनक है, कुबेरनाथ रॉय, विवेकी रॉय, विद्यानिवास मिश्र है, ये ललित निबंधकार है। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुआ था? कविता क्या है? सरस्वती पत्रिका 1909, कविवचन सुधा, भारत मित्र, हरिश्चंद्र मैगजीन। कविता क्या है? किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल का है। और बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे कविता क्या है के बारे में। जल्दी से बताइए 30वें सवाल का जवाब क्या होने वाला है? 30वें सवाल का जवाब क्या होने वाला है? तो कविता क्या है ये सबसे पहले छपा था सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में। कब छपा था? 1909 ईस्वी में। ए उत्तर आपका राइट होगा। कौन सा होगा? ए। कौन सा क्वेश्चन? पांचवा क्वेश्चन में क्या हुआ? पांचवा क्वेश्चन क्या है? अब यार तो पांचवा क्वेश्चन के बारे में अब लिख रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या था?
सही तो है पांचवा, पहले में सी दूसरे में ए, अस्मिता कुबेरनाथ रॉय, सही तो है बी उत्तर, सही है, सही है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित निबंध संग्रह और उनके लेखकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? श्रृंखला की कड़ियां, महादेवी वर्मा, कल्पता कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी, विरामचिन्ह रामविलास शर्मा, चित्तौड़ का सर्वनाश विवेकी रॉय। 31वां सवाल फटाफट से लगाओ। इसमें से गलत कौन सा है? जल्दी लगाओ। श्रृंखला की कड़ियां तो पढ़ी रखा, महादेव वर्मा का कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी, विरामचिन्ह रामविलास का है। चित्तौड़ का सर्वनाश रूप नारायण पांडे का है। किसका है? रूप नारायण पांडे। रूप नारायण किसका है? पांडे का है। रूप नारायण पांडे का गलत है ना ये। विवेकी रॉय का जुलूस रुका है, जुलूस रुका है, जुलूस रुका है। ठीक है, तो विवेकी राय के तो कई सारे निबंध है, तो आंसर आपका गलत कौन सा हो गया? डी, चित्तौड़ का सर्वनाश रूप नारायण पांडे ने लिखा था। आंसर करना है आपको डी, करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस निबंध से संबंधित माना जाता है? वैर क्रोध या आचार का मुरब्बा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन उसके किस निबंध से संबंधित माना जाता है? उत्साह, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। सरल सा सवाल है, फटाक दिन करेंगे, चुटकियों में आंसर करेंगे, टाइम खराब ना करें। तो आपको क्रोध के बारे में बात कर रहा है, तो साफ साफ बात है कौन से निबंध से लिया गया है? बी, क्रोध से। बैर क्रोध या क्रोध का आचार या मुरब्बा है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, क्रोध निबंध से लिया गया है। आंसर क्या कर देंगे? बी, करेक्ट। अगला देखो, विषाद योग और निषाद बांसुरी, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया। विषाद योग तो निषाद बांसुरी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया। विषाद योग निबंध संग्रह का रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ। विषाद योग कब लिखा गया और निषाद बांसुरी कब लिखा गया? निषाद बांसुरी, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलिए। विषाद योग और निषाद बांसुरी निबंध संग्रह किसके हैं? 33वां सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसके निबंध संग्रह है ये? कुबेरनाथ रॉय के। किसके है? कुबेरनाथ रॉय के। ये लिखा था 1973 में, ये लिखा था 1974 ईस्वी में। दोनों निबंध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी आपका लिखा 1974 में। कुबेरनाथ रॉय। आंसर क्या करेंगे? बी, करेक्ट आंसर। कौन सा करेंगे? बी, करेक्ट आंसर करेंगे। भाई क्या कह रहे हैं ये? मन पावन की नौका कुबेरनाथ रॉय का अस्मिता के लिए निबंध। एक बार फिर पुनः चेक कर लेंगे भाई, है ना? अगर ऐसी बात है तो पुनः चेक कर लेंगे। और है बी आंसर करेक्ट है। 5वें सवाल की बात है, लास्ट में देख लेंगे वापस इसको। निबंधों के विकास क्रम को सही ऐतिहासिक सोपान क्रम कौन सा है? निबंध के विकास क्रम में तो बताओ, निबंधों का विकास क्रम किस युग से किधर की तरफ चला था? 34वें सवाल का जवाब लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। एक बार क्लास को सभी शेयर कर दो अपने साथियों के साथ में, ठीक है ना, ताकि सबको पता चल जाए अपने नए चैनल का। हिंदी ज्ञान धारा यूजीसी नेट नया चैनल अपना। निबंध के विकास क्रम का सही ऐतिहासिक सोपान क्रम कौन सा है? सबको पता चल जाए कि भाई नए चैनल पर क्लास हो रही है। बहुत कम लोगों को पता है, बाकी का मैंने लिख तो सब जगह दिया, लेकिन कुछ लोग ध्यान नहीं देते तो नहीं देते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। इस तरीके से निबंधों को 4 युगों में बांटा गया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। आंसर कौन सा कर देंगे? बी, करेक्ट आंसर। अगला सवाल है,
प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 निबंध संग्रह के लेखक कौन है? नामवर सिंह, नगेंद्र है, रामविलास है, मुक्तिबोध है। 35वें सवाल का जवाब, ये तो एकदम सरल है, इसको तो कोई भी कर सकता है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, इस पे तो कम से कम गलत नहीं करें, इस पे कम से कम गलत नहीं करें। बहुत अच्छा सवाल है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक क्या नामवर सिंह है? नहीं। नगेंद्र है? नहीं। मुक्तिबोध नहीं। कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास, वेरी गुड, शानदार। सी आंसर आपका राइट होगा। आगे के निबंधों की प्रमुख विशेषता क्या रही है? केवल भावुकता और रसपरकता है, वैचारिक प्रखरता है, आधुनिक बोध और बौद्धिकता है, केवल हास्य है, नहीं है, रूढ़िवादी परंपरा नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर वैचारिक प्रखरता, आधुनिक भावबोध और बौद्धिकता प्रधान लिए हैं। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। आगे के निबंधों की प्रमुख विशेषता है वैचारिक प्रखरता, आधुनिक बोध और बौद्धिकता। ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं निबंधों में किस प्रकार की शैली प्रधान है? ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं निबंधों में किस प्रकार की शैली प्रधान है? दोनों निबंध किसके हैं? बाबू गुलाब राय। किसके हैं? बाबू गुलाब राय के हैं। और किस प्रकार की शैली को इसमें अपनाया गया है? 37वें सवाल का जवाब फटाक से करेंगे। तो इनमें ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं आत्मकथात्मक, हास्य व्यंग और विनोदपूर्ण शैली को अपनाया गया है। आत्मकथात्मक, हास्य व्यंग और विनोदपूर्ण शैली को अपनाया गया है। आंसर कौन सा करेंगे? बी। आंसर कौन सा कर देंगे? बी करेक्ट आंसर कर देंगे। अगला सवाल है आपका, अशोक के फूल निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के माध्यम से क्या संदेश दिया है? अशोक के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के माध्यम से, अशोक का पेड़ है ये, इसके माध्यम से इसने क्या संदेश दिया? केवल वानस्पतिक इतिहास की जानकारी दी है, भारतीय संस्कृति की परिवर्तनशीलता, महाकाल की शक्ति, मानव की जिजीविषा को रेखांकित किया है, विदेशी संस्कृतियों की श्रेष्ठता सिद्ध की है, केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, विदेशी संस्कृति नहीं है, केवल वानस्पतिक नहीं है, भारतीय संस्कृति की परिवर्तनशीलता, महाकाल की शक्ति, मानव की जिजीविषा को रेखांकित किया है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी। कौन सा हो जाएगा? बी, वेरी गुड, शानदार। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह विद्यानिवास मिस्र का नहीं है? चितवन की छाए, कदम की फूली डाल, गवई गंध गुलाब, तुम चंदन हम पानी जा की अंग अंगवास समानी। विद्यानिवास मिस्र का नहीं है। 39वां सवाल है। तो चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, गवई गंध गुलाब। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है किसका निबंध है ये। एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, किसका निबंध है? एक ही सवाल पूछ रहा हूं मैं। सी आंसर करेक्ट है, गवई गुलाब। अगला देखो, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन किसके गद्य की वैचारिक चेतना को स्पष्ट करता है? कविता में तो उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ये हमने पहले भी पढ़ लिया। किसके गद्य की वैचारिक चेतना को स्पष्ट करता है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था ये कथन, लेकिन अब गलत नहीं होना चाहिए ये उत्तर। बिल्कुल, आपने एकदम सही लिखा है। किसका है? विवेकी रॉय का कथन। किसका है? विवेकी रॉय, गवई गंध गुलाब। अगला देखो, तो यहाँ देख रहे हैं ये किसके बारे में कहा है? सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। बिल्कुल एकदम राइट आंसर दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला सवाल, काव्य में रहस्यवाद।
काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस प्रकार की आलोचना माना जाता है? पहली बात तो काव्य में रहस्यवाद 1929 में लिखा है। इसी टाइम पर हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा था। तो प्रथम व्यवहारिक आलोचना है, प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है, प्रथम कल्पित आलोचना है, मार्क्सवादी आलोचना है। काव्य में रहस्यवाद किस प्रकार की आलोचना मानी जाती है? 41वें सवाल का देखेंगे अपन जवाब। जल्दी से करो ने, थोड़ा फास्ट गति से आओ। यस, तो काव्य में रहस्यवाद 1929 में लिखा। इसी टाइम पर हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। कैसी है? प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। आंसर आपको क्या करना है? बी करेक्ट आंसर करना है। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध संग्रह के लिए दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस ग्रंथ की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। बहुत ही गजब का सवाल है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। और इसकी प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी थी। बात बिल्कुल ही सत्य है, दोनों ही सही है। 1 और 2 दोनों ही सही है। 1 और 2 दोनों ही क्या है? सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट। कौन सा हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। इसकी प्रस्तावना किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी थी, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, अंगद के पांव और यहाँ से वहां व्यंग निबंध संग्रह का रचनाकार कौन है? अंगद के पांव, अंगद के पांव यहाँ से वहां व्यंग निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई है, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविन्द्रनाथ त्यागी है। अंगद के पांव, जल्दी करो। अंगद के पांव और यहाँ से वहां, अंगद के पांव यहाँ से वहां 43वें सवाल का जवाब क्या करने वाले हैं? तो आपको पता है, जिन्होंने राग दरबारी उपन्यास लिखा, राग दरबारी, राग दरबारी, दरबारी उपन्यास जिन्होंने लिखा, उपन्यास जिन्होंने लिखा, उन्हीं के ये निबंध है अंगद के पांव यहाँ से वहाँ। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, सारे ध्यान रखना। कौन उत्तर? सी करेक्ट है। अगला सवाल, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की शैली को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की शैली को मुख्य रूप से धारा प्रवाह या केवल भावात्मक शैली, व्यास और समास शैली, रीति अनुसार अनगढ़ शैली, कथात्मक शैली। तो ये शैलियाँ मैंने बहुत पहले आपको पढ़ा रखी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल है वो विस्तृत निबंध लिखते हैं, इसलिए व्यास शैली में लिखते हैं, है ना, समास शैली में लिखते हैं, है ना, प्रगाढ़ विचारात्मक शैली इनकी होती है, छोटी मोटी शैली इनकी होती नहीं है। आंसर कौन सा होगा इसका? बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, शिव शंभू के चिट्ठे गुप्त निबंधावली का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? शिव शंभू के चिट्ठे है, ये किसकी रचना? बाल मुकुंद गुप्त की है। बाल मुकुंद, बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त है ना, बाल मुकुंद गुप्त, जो कि आपको पता है भारतेंदु युग, भारतेंदु, भारतेंदु युग प्लस द्विवेदी युग की कड़ी है। द्विवेदी, द्विवेदी, द्विवेदी युग की कड़ी है, द्विवेदी युग की बीच की कड़ी मानी जाती है ना। इन्होंने लॉर्ड कर्जन की काली करतूतों का इसमें वर्णन किया। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन कौन सी पत्रिका में छपे थे? सवाल ये पूछी जा रहे हैं, तो आपको पता है कलकत्ता पत्रिका आई थी। भारत मित्र हरिश्चंद्र पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। कौन सी? भारत मित्र। कहाँ से? कलकत्ता से। कहाँ से होती थी? कलकत्ता से। 1902, 1904-05, 1904-05 में। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 में कौन सा उत्तर हो जाएगा? बी। उत्तर कौन सा हो जाएगा? भारत मित्र, बी। अगला सवाल, कछुआ धर्म निबंध के माध्यम से गुलेरी जी ने किस प्रवृत्ति पर प्रहार किया है? कछुआ धर्म
निबंध के माध्यम से गुलेरी जी ने किस प्रवृत्ति पर प्रहार किया है? सामाजिक आधुनिकता, रूढ़िवादिता, कूपमंडूकता, जड़ता पर, राजनीतिक सक्रियता, पाश्चात्य सभ्यता। किस प्रवृत्ति पर प्रहार किया है? सवाल है 46वां। इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। तो जो दुनिया की जो रूढ़िवादी है या जो कूप मंडूक होके बैठे हैं लोग, बाहर का ज्ञान नहीं है, तो उनकी जड़ता पर प्रहार किया है। रूढ़िवादिता, कूप मंडूकता और जड़ता पर प्रहार किया है। आंसर कौन सा करेंगे? बी करेक्ट आंसर कर देंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के सांस्कृतिक और पुरातात्विक निबंधों का संग्रह कौन सा है? वासुदेव शरण अग्रवाल के सांस्कृतिक और पुरातात्विक निबंधों का संग्रह कौन सा है? पृथ्वीपुत्र, कला संस्कृति और मातृभूमि, अशोक के फूल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। चित्तौड़ का सर्वनाश मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। किसका है चित्तौड़ का सर्वनाश? है ना, रूप नारायण पांडे। किसका है? रूप नारायण पांडे का मैंने आपको अभी बताया। त्रिशंकु अज्ञेय का है। दोनों ही किसके हैं? अज्ञेय के हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पर हो गया पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, मातृभूमि। आंसर आपका कौन सा हो गया है? ए करेक्ट आंसर। क्लियर कर दिया है आपने? एक करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, मेरा मन प्राचीन काल से। एक बार क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने अपने साथियों के साथ में, क्योंकि ये नया चैनल है इसलिए आप सभी को पता नहीं है, तो आप क्लास को शेयर करें। हिंदी ज्ञानधारा यूजीसी नेट को सब्सक्राइब कर ले सबके सब, ठीक है ना। और अपने साथियों को बताए नेट की क्लास इस पर चलेगी, सेट की क्लास चलेगी। अन्य राज्यों में जितनी भी नेट सेट संबंधी क्लासें होती है सारी क्लासें इस चैनल पर ही चलेगी, और ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़्यादा डिटेल वाली क्लास है वो इस पे चलेगी। और अपना जो हिंदी ज्ञानधारा पहले चैनल है उस पर एग्जाम विशेष को लेकर के हम क्लासें चलाएंगे। मेरा मन प्राचीन काल के कुछ झटिका छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस कथन से उनकी क्या इच्छा प्रकट हो रही है? 48वां सवाल का जवाब आपको देना है। तो अतीत को पूरी तरह जान लेने और उसकी पुनर्रचना करने की इच्छा है उनका। अतीत को पूरी तरह जानने की और उसकी पुनर्रचना करने की बात इन्होंने की गई है। बी करेक्ट है। अगला देखो, साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली। साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली किस युग के निबंध संग्रह है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। 49 लगाइए फटाफट से। 49। तो आपको पता ही, साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली बालकृष्ण भट्ट और बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो भारतेंदु युग के निबंधकार है। सबसे बुजुर्ग है भारतेंदु युग में, सबसे बुजुर्ग निबंधकार है हिंदी के स्टील ने कहा गया है। हिंदी का एडिसन और हिंदी का मॉन्टेन इनको कहते हैं। हिंदी का क्या कहते हैं? मॉन्टेन कहते हैं। नहीं, मॉन्टेन या मोतेड़ भी इसको नाम मिलता, कहीं कहीं पर मोतेड़ ऐसा है ना, ये भी नाम मिल सकता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 50वां सवाल, और यहाँ है चिट्ठे और खत नाम से बाल मुकुंद गुप्त ने किसके निबंधों को प्रति उत्तर दिया था? चिट्ठे और खत 50वां सवाल। चिट्ठे और खत बताइए। चिट्ठे और खत एक चिट्ठे और खत नाम से बाल मुकुंद गुप्त ने किसके निबंधों का प्रति उत्तर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरे अनिश्चितता का जो आपकी अनिश्चितता शब्द थी, इनका इसने क्या दिया था? जवाब दिया था। आंसर करना है आपको, बी करेक्ट आंसर है। तो ये पूरे 50 प्रश्न हुए। ये बैच आपका हम नया देने वाले हैं।
5 जून के बाद पहले हम आरपीएससी और उत्तराखंड का पेपर है, आरपीएससी का पेपर है, जीडीसी का पेपर है, टीजीटी का पेपर है, इन सब पेपरों को देख करके क्या स्थिति इन पेपरों की रहती है, कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बाद में नए तरीके से बिल्कुल इस बैच को हम पढ़ाने वाले हैं। भाव्य मनोविकार निबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 51वें सवाल का जवाब आपका क्या होने वाला है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव मनोविकारी होते हैं। यह निबंध शुक्ल जी के चिंतामणि भाग 1 1939 में संकलित है। शुक्ल जी के अनुसार मूड अवस्था में भी बुद्धि मनोविकार के साथ पूर्णतः सक्रिय रहती। अरे भाई, मूड अवस्था में बुद्धि कैसे पूर्णतः सक्रिय रहेगी? ये तो बात ही गलत हो गई। तो बात 1 और 2 ही सही है, 1 और 2 ही सही है। आंसर आपको क्या करना चाहिए? ए करेक्ट आंसर करना चाहिए। कौन सा करना चाहिए? ए। आंसर कौन सा होगा? ए करेक्ट आंसर। अगला देखो, रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में कविता को किस रूप में परिभाषित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने अपना निबंध कविता क्या है? तो बुद्धि की मुक्ति साधना के लिए वाणी का शब्द विधान, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, आत्मा की रागात्मक अनुभूति का कलात्मक प्रकटीकरण, ज्ञान राशि के संचित कोश का सजीव चित्र। 52वें सवाल का जवाब फटाफट से लगा दीजिए। तो कविता क्या है में कविता को हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी को जो शब्द विधान करती आई है। आंसर कौन सा होगा आपका? बी करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? बी करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करना है, आंसर बी होगा। अगला सवाल है, श्रद्धा और भक्ति निबंध के अनुसार शुक्ल जी ने श्रद्धा के कौन से 3 प्रकार माने हैं? श्रद्धा और भक्ति निबंध के अनुसार कौन से 3 प्रकार इन्होंने माने हैं? शील संबंधी श्रद्धा, प्रतिभा संबंधी श्रद्धा, साधना संबंधी श्रद्धा, सौंदर्य संबंधी श्रद्धा। इनमें से एक नहीं है बस 53 में। कौन सा नहीं है? एक नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे कि श्रद्धा और भक्ति में शील संबंधी श्रद्धा है, प्रतिभा है, साधन है। शील है, प्रतिभा है, साधन है, सौंदर्य नहीं है। तो 1, 2 और 3 आंसर कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चुनाव करो। विचार और अनुभूति आस्था के चरण, विचार और अनुभूति आस्था के चरण नगेंद्र के प्रसिद्ध निबंध है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं विरामचिन्ह रामविलास शर्मा के निबंध है। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र है। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि ये कथन आपका किसका है? महावीर प्रसाद का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? बी। विचार और अनुभूति आस्था के चरण नगेंद्र के निबंध है, और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं विरामचिन्ह रामविलास शर्मा के निबंध। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र है, लेकिन साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश महावीर प्रसाद ने कहा था। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्यानिवास मिश्र के निबंधों के विषय में कौन सा कूट सही है? वे अपने निबंधों में भ्रमरानंद छद्मनाम का प्रयोग करते हैं। उनका प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छांव 1953 ईस्वी है। मराल और गंधमादन उनके विख्यात्मक ललित निबंध है। केवल 1, 2 सही है, केवल 2, 3 सही है, 1, 3 सही है, या सभी सही है? 55वें सवाल की बात कर रहा हूं मैं। पता है आपको मराल किसका निबंध है? मराल 1993, और एक है गंधमादन। गंधमादन किसके निबंध है? ये 1900 और कब लिखा था यार ये गंधमादन? 1972। किसके निबंध है ये दोनों? कुबेरनाथ के हैं। किसके हैं? कुबेरनाथ के हैं।
किसके हैं? कुबेरनाथ के निबंध है। तो बताओ क्या करेंगे आप आंसर? आपका 3 तो गलत गया, तो 1 और 2 ही सही है ना। मराल और गंधमादन उनके विख्यात निबंध कुबेरनाथ रॉय के हैं। तो इनका प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छांव 1953 है, और मोस्ट बात है विद्यानिवास मित्र है। ये भ्रमरानंद छद्म नाम उपनाम का प्रयोग करते थे। आंसर आपका क्या करना है? ए करेक्ट आंसर करना है। अगला सवाल है आपका, रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, काव्य में लोक मंगल की क्या साधना अवस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले 2 मुख्य तत्व कौन से बताए हैं? 56वां सवाल। पता नहीं, तो बस कहने को भेज फोटो वोटो रे भेज सब। कौन है? क्लास ले रहे को रहने उठावे मत। क्या करें अपन 56वें सवाल का जवाब? तो काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था में लोक में मंगल विधान, तो करुणा और प्रेम। कौन सा करेंगे? करुणा और प्रेम। कौन सा करेंगे? करुणा और प्रेम। आंसर करेंगे करुणा और प्रेम, बी आंसर है। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है। रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है। स्त्री शिक्षा का अभाव है। शुक्ल जी ने ये चिंता अपने किस निबंध में व्यक्त की थी? 57वां सवाल अच्छा सवाल है, शानदार वाला। 57वें सवाल का जवाब किस निबंध में? तो आप ध्यान रखेंगे मोस्ट निबंध यहाँ से खूब सवाल पूछता है। कविता क्या है? किसमें है? कविता क्या है? सी आंसर। हम मूर्ख है, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है। रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है। स्त्री शिक्षा का अभाव है। किस निबंध में लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। सी करेक्ट आंसर है। कौन सा होगा? सी करेक्ट आंसर है। आंसर सी। कविता क्या है? अगला देखो, आत्माराम की टेंटे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया था। ये आत्माराम की टेंटे निबंध के संदर्भ में इतिहास सम्मत सत्य कथन कौन सा? ये निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के विरोध में लिखा था। इसमें आत्माराम के प्रतीक स्वयं गोविंद नारायण मिश्र है। यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा और व्याकरण लेख प्रयुक्त अनिश्चितता शब्द के विवाद से जुड़ा है, जिसमें गोविंद नारायण मिश्र ने द्विवेदी का पक्ष लिया है। इस निबंध में वास्तविक लेखक बालकृष्ण भट्ट है। और इसमें पूछा केवल सत्य कौन सा है? 58वें सवाल में पूछा केवल सत्य कौन सा है, ये देखना आपको। तो देखो, निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के विरोध में नहीं लिखा था, ये है ना। इसने तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया था। किसने? गोविंद नारायण ने। किसने? गोविंद नारायण ने किसका पक्ष लिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया था। तो बात तो ये तो गलत हो गई। आपको देखना है सही कौन सा है, केवल सही देखना आपको। आत्माराम के प्रतीक स्वयं गोविंद नारायण नहीं है, ठीक है। और निबंध के वास्तविक लेखक बालकृष्ण भट्ट नहीं है। कौन है इसके? गोविंद नारायण है। कौन है? गोविंद नारायण। गोविंद नारायण या रूप नारायण भी इनको कहा जाता है। तो आंसर केवल और केवल कौन सा बचेगा? सी करेक्ट आंसर बचेगा। कौन सा बचेगा? सी। अगला सवाल है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम बताओ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंधों का सही अनुक्रम बताइए। 59वें सवाल का जवाब। आपको पता है श्रृंखला की कड़ियां किसका है? महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा। अशोक के फूल किसका है?
आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अर्धनारीश्वर किसका है? दिनकर का है। शिरीष के फूल, शिरीष की याद आई, ये किसका है? शिरीष की याद आई, विद्यानिवास मिश्र का। किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। तो श्रृंखला की कड़ियां निबंध है वो कब लिखा गया था? 1942 में लिखा गया था। अशोक के फूल 1948 में। अब बताओ अर्धनारीश्वर कब लिखा गया था? 52 में, 1952 में। और ये लिखा था 1995 में। महादेव वर्मा का श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1948, दिनकर अर्धनारीश्वर 1952, शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र 1995। आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। अगला सवाल, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन निष्प्राण रहता है। शुक्ल जी के निबंध के इस कथन में वह शब्द किसके लिए आया है? कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा है, भक्ति के बिना हृदय विहीन निष्प्राण रहता है। शुक्ल जी के निबंध के इस कथन में वह शब्द किसके लिए आया है? कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा। 60वां सवाल इम्पोर्टेंट है, तो आप करेंगे कौन सा उत्तर? धर्म। आंसर कौन सा है? धर्म। सी करेक्ट आंसर करेंगे। कौन सा करेंगे? सी करेक्ट आंसर करेंगे। अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गेहूं और गुलाब क्रमशः किसके प्रतीक है? कितनी बार बता चुका हूं ये तो मैं। गेहूं और गुलाब किसके प्रतीक है? गेहूं कृषि का प्रतीक है? नहीं है। गेहूं भौतिक आवश्यकता भूख का प्रतीक है और गुलाब कला और संस्कृति का मानसिक तृप्ति का प्रतीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। गेहूं किसका प्रतीक है? भूख का प्रतीक है। और गुलाब किसका प्रतीक है? कला संस्कृति का प्रतीक है। खूब बता चुका हूं बहुत बार। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 61 में। स्वतंत्रोत्तर काल के व्यंग निबंधकारों के संदर्भ में कौन सा कूट असत्य है? गलत। गलत देखना। निठल्ले की डायरी, अपनी अपनी बीमारी, हरिशंकर परसाई के व्यंग निबंध है। जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, शरद जोशी की रचनाएं हैं। बाल मुकुंद गुप्त स्वतंत्रोत्तर काल के शीर्षक व्यंगकार है। बोलो। 62वां सवाल क्या करने वाले हैं? तो निठल्ले की डायरी, अपनी अपनी बीमारी, हरिशंकर परसाई के व्यंग संग्रह है। जीप पर सवार लिया और हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, शरद जोशी की रचना है। लेकिन बाल मुकुंद गुप्त तो मूल रूप से तो द्विवेदी युग के हैं। किसके हैं? द्विवेदी युग के हैं। वैसे आपको पता ही है कि भारतेंदु युग प्लस आपके द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माने जाते हैं, है ना। द्विवेदी युग के बीच की क्या है? ये कड़ी है बाल मुकुंद गुप्त। तो आपका 3 नंबर गलत है, 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। इसने तो असत्य पूछा ना, असत्य, तो केवल 3। असत्य पूछा, केवल 3 असत्य पूछा इसने, असत्य। ठीक है, केवल 3 असत्य है। अगला सवाल है निबंध की विधाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। केवल सही देखना आपको। अब ये निबंध आपने पढ़े हो पहले ऐसे तो आपको पता चल सकता नहीं, बाकी का मामला कठिन है। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। विवरण, इसमें केवल बुद्धि तत्व और दर्शन की प्रधानता होती है, तो केवल बुद्धि तत्व भी प्रधान नहीं होता है। विचारात्मक निबंध, इसमें केवल हृदय पक्ष प्रभावी नहीं होता है। भावात्मक निबंध सांख्यिकी और पुरातत्व नहीं है, इसमें तो बुद्धि पक्ष प्रभावी होता है। बुद्धि पक्ष क्या होता है? प्रभावी होता है। आपका आंसर कौन सा होगा? वर्णनात्मक निबंध।
किसी घटना, यात्रा या पदार्थ का रोचक वर्णन किया जाता है। आंसर कौन सा करेंगे? बी करेक्ट आंसर कर देंगे। कतई सरल सवाल है, सवाल बड़ा है लेकिन सरल है। बेकन विचार रत्नावली नाम से अंग्रेजी निबंधकार फ्रांसिस बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो बेकन विचार रत्नावली रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद, श्याम सुंदर दास। तो आपको सबको पता है बेकन विचार रत्नावली फेमस किसके लिए है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन करेंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी करेंगे 64 का जवाब। अगला देखो, यमलोक की यात्रा नामक हास्यास्पद और व्यंग्यपरक निबंध किसका है? यमलोक की यात्रा व्यंग्यपरक निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण, राधाचरण है, बद्री नारायण है, बाल मुकुंद गुप्त है। यमलोक की यात्रा किसने करी है? चले, यमलोक की यात्रा आंसर कौन सा होगा? राधाचरण गोस्वामी। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। अगला देखो, निम्नलिखित निबंध संग्रह उनके रचनाकारों को सुमेलित करो। बकलम खुद मैंने पहले पढ़ा दिया, अभी थोड़ी देर पहले इसको गलत किया तो छोड़ूंगा नहीं मैं आपकी बार। बबूल और कैक्टस, विचार और वितर्क, कन्यादान। 66वां सवाल फटाफट से लगा दीजिए 66वें सवाल का जवाब। बकलम खुद, बकलम खुद किसका निबंध है? नामवर सिंह का। पहले में तीन नहीं है, पहले में तीन नहीं है। बबूल और कैक्टस है, ये आप सबको पता ही होना चाहिए किसका है ये? रामदरस मिश्र का। विचार और वितर्क, तो विचार वितर्क हजारी प्रसाद का है। कन्यादान अध्यापक पूरण सिंह का है। तो 3 हो गया, दूसरे में 1 हो गया और तीसरे में 4 हो गया, कन्यादान में 2 हो गया। 31 42 3 1 4 2। आंसर ए। कौन सा हो जाएगा? ए। बकलम खुद नामवर सिंह, बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्यादान अध्यापक पूरण सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित निबंध और उनके प्रकाशन वर्ष को सही सुमेलित करो। तमाल के झरोखे से, सैफाली झर रही है, अंगद का पांव, विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर थोड़ी सी देर पहले ही मैंने आपको बताया, थोड़ी सी देर पहले ही। तो देखिए, पहले में आपका तमाल के झरोखे 1981 में लिखा गया है और सैफाली झर रही है 1989 में है और अंगद का पांव 1958 में आपको बताया। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? 2 2 3 2 3 1 और 4। 2 3 1 4 2 3 1 4। आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमाल के झरोखे से 1981, सैफाली झर रही है 1989, अंगद के पांव 1958, विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का 1980। निम्नलिखित निबंधकारों और उनके युग कालखंडों के साथ सुमेलित करो। फटाफट से सुमेलित कर दो, ये तो कर ही सकते हैं अपन, इसमें तो कोई गलती होनी भी नहीं चाहिए। प्रताप नारायण मिश्र है, ये आपको पता है भारतेंदु युग के हैं। सरदार पूरण सिंह है, ये द्विवेदी युग के हैं। कुबेर नाथ रॉय है, ये शुक्लोत्तर युग के हैं। बाबू गुलाब राय, ये शुक्ल युग के हैं। तो 2 1 4 3। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग, सरदार पूरण सिंह द्विवेदी युग, कुबेर नाथ रॉय शुक्लोत्तर युग और बाबू गुलाब राय शुक्ल युग। आंसर आप क्या करें? ए करेक्ट आंसर कर देंगे ए करेक्ट आंसर। अगले सवाल में चलते हैं अपन। निबंधों के शीर्षक और उनके लेखकों का मिलान करो। वंदे वाणी विनायकौ, वंदे वाणी विनायकौ।
वंदे वाणी विनायक। भाई मैं अगला देखो आप, 69वां सवाल देखिए आप। 69वें सवाल का जवाब आपको लगाना है। वंदे वाणी विनायक राम वृक्ष बेनीपुरी का है, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ रॉय का है, चक्कर क्लब किसका है? यशपाल का। और चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। फिर से आपका जवाब ए ही होगा। वंदे वाणी विनायक राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ रॉय, चक्कर क्लब यशपाल, चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री। ए उत्तर है। अगला देखो, रस मीमांसा, रस सिद्धांत, रसग्रंजन, रस विमर्श और कतई वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। यहाँ से सवाल आने की पूर्ण संभावना होती है हर परीक्षा में। 70वां सवाल का जवाब आपको देना है। 70वें सवाल का जवाब रस मीमांसा। रस मीमांसा किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। पहले में 3। रस सिद्धांत किसके हैं? डॉक्टर नगेंद्र के हैं। रसग्रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी और रस विमर्श राम मूर्ति त्रिपाठी। तो क्या जवाब होगा? पहले में 3, दूसरे में 1 और तीसरे में आपका हो जाएगा 2, चौथे में 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4। फिर से जवाब वही बन गया आपका ए ही। फिर से जवाब क्या बन गया? ए ही उत्तर आपका राइट बन गया। ए ही उत्तर आपका क्या बन गया है? राइट बन गया है। 3 1 2 4। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र, रसग्रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, रस विमर्श राम मूर्ति त्रिपाठी। ये आंसर है। अगला देखो, रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। उनका मानना था कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। क्या जवाब आप करना चाहेंगे 71वें सवाल का? तो आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी माना और उनका मानना है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध से ही होता है। आंसर आपका दोनों ही आपका सही है, व्याख्या भी यहाँ पर सही की गई है। आंसर आपका क्या करना है? यहाँ भी आपको क्या करना है? ए आंसर ही करना है। अगला देखो आप, सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी साहित्य में अत्यधिक संख्या में निबंध लिखकर अपनी ख्याति अर्जित की। उन्होंने आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम जैसे कुल 6 कालजयी निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किए। 72वां सवाल, 72वें सवाल का जवाब क्या देने वाले हैं आप? तो सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी साहित्य में अत्यधिक संख्या में नहीं लिखे, उसने तो 6 ही लिखे। तो आपका आंसर ये तो गलत हुआ और ये सही हुआ। तो ए गलत है और आर सही है। ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। आंसर सी। अगला देखो, हरिशंकर परसाई के व्यंग निबंधों का मुख्य लक्ष्य केवल पाठकों का मनोरंजन करना और हास्य की निष्पत्ति करना है। सदाचार का ताबीज, ढिढोता हुआ गणतंत्र में सामाजिक एवं राजनीतिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार करके पाठकों की आंखों की वास्तविकता की आंखें खोली है उसने। 73वां सवाल बड़ा सरल है। 73वां, आपको पता है परसाई के व्यंग निबंधों में मुख्य लक्ष्य पाठकों का मनोरंजन ही नहीं करना है और काम भी करना है। ए गलत है और आर सही है। ए गलत है, आर सही है। आंसर कौन सा होगा आपका? सी। आंसर कौन सा होगा आपका? सी करेक्ट होगा। अगला देखो, विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व, विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। उनमें ऊहापोह मूलक चिंतन मुख्य होता है और भावात्मक निबंधों में विचारों की अपेक्षा लेखक के हृदय स्थिर राग और आवेग की प्रधानता होती है। क्या उत्तर करेंगे अपन 74वें सवाल का? तो साफ पता चल रहा है, बात तो दोनों ही सही की है कि विचारात्मक निबंध होते हैं तो विचार करेंगे तो बुद्धि तत्व प्रधान रहेगा और भावात्मक निबंधों में विचारों की अपेक्षा लेखक का हृदय पक्ष
बिल्कुल प्रभावित रहेगा, लेकिन शैली अलग अलग शैली को प्रभावित कर रहे हैं। आंसर आपको क्या करना है, ए करेक्ट आंसर। कौन सा करना है, ए करेक्ट आंसर। अगला देखो, मोरेसी मोई कुठाव और कछुआ धर्म निबंधों के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये बात तो बिल्कुल ही सही है। गुलेरी जी शुक्ल युग के सबसे प्रखर ललित निबंधकार माने जाते हैं। क्या ये बात सही है? 75वें सवाल में ये बात सही है। गुलेरी जी शुक्ल युग के, ये तो द्विवेदी युग के हैं गुलेरी जी, तो ये तो द्विवेदी युग के हैं, है ना। और गुलेरी जी ललित निबंधकार भी नहीं है, तो ए ही सही है इसमें, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। आंसर कौन सा होगा, बी करेक्ट। आंसर कौन सा होगा आपका, बी करेक्ट होगा। अगला देखो, अज्ञे ने किस निबंध संग्रह में उन्होंने शेखर एक जीवनी, किस निबंध संग्रह में शेखर एक जीवनी उपन्यास के संदर्भ में यह स्वीकार किया है कि उन्हें रोला के ज्यों क्रस्तु से प्रेरणा मिली थी। त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रख लेना, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। 76वां सवाल का जवाब लगाना है आपको। अज्ञे ने किस निबंध संग्रह में उन्होंने जो उपन्यास लिखा था शेखर एक जीवनी 2 भागों में, उपन्यास के संदर्भ में स्वीकार किया है कि उन्हें रोला के जो क्रिस्तोफ से प्रेरणा मिली थी, तो वो कौन सा निबंध संग्रह है, आत्मनेपद। कौन सा है, आत्मनेपद। बी आंसर आपको करेक्ट करना है। कौन सा है, आत्मनेपद, बी आंसर करेक्ट करना है। अगला देखो, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक युगांतकारी निबंध के लेखक कौन है, जिसने मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा दी थी। तो आपको पता ही है, साकेत लिखने की जो प्रेरणा मिली थी मैथिली शरण गुप्त को, वो किससे मिली थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी से। किससे लिखी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी से। महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद, है ना, महावीर का श्लेष अलंकार में लिखा है, महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद, ऐसा मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। आंसर कौन सा है, सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है आपका, चक्कर क्लब निबंध संग्रह का रचनाकार कौन है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, इस सवाल का उत्तर गलत किया तो खतरनाक तरीके से हड्डी पसली टूटेगी। कोई गलती ना करे 78वें सवाल में। चक्करदार क्लब, अच्छा एक चक्करदार चोरी आता है, ये किसका है, चक्करदार चोरी, चक्करदार चोरी, ये किसका निबंध है, चक्कर क्लब। चक्कर क्लब किसकी रचना है, अभी थोड़ी सी देर पहले ही पढ़ाई थी मैंने, किसकी है, चक्कर क्लब यशपाल की। लेकिन इतना ध्यान कौन देता है, उत्तर आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। क्या करें, यशपाल, चक्कर क्लब यशपाल की रचना है। ये आंसर आपको बिल्कुल ही करेक्ट करना है। चक्करदार चोरी गहमरी की है। अभी देखते हैं देख किसकी है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। मिट्टी की ओर, रेती के फूल, वेणुवन, विचार प्रवाह, बताओ। बिल्कुल ये भी सवाल आपका सीधा आ गया है ना। मिट्टी की ओर, रेती के फूल, वेणुवन, विचार प्रवाह किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कब लिखा, 1959 में। कब लिखा, 1959 में। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने स्मृति के दीप जलाए, मैंने स्मृति के दीप जलाए नामक संस्मरणात्मक निबंध के लेखक कौन है, रामनाथ सुमन है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु है, बनारसी दास चतुर्वेदी है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। मैंने स्मृति के दीप जलाए, 80वां सवाल। मैंने स्मृति के दीप जलाए नामक संस्मरणात्मक निबंध के लेखक कौन है, रामनाथ है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बनारसी दास चतुर्वेदी है। तो आपको करना है रामनाथ सुमन। कौन सा करना है, रामनाथ सुमन।
कौन करेंगे? रामनाथ सुमन। आंसर आपका ए। मैंने स्मृति के दीप जलाए, तो दीप कब जलेंगे? जब राम होगा। रामनाथ सुमन। बात भौं पेट दांत मूंछ जैसे निबंध तो पूरी दुनिया जानते, इसमें मैं कतई भी टाइम नहीं लगाऊंगा। बात भौं पेट दांत मूंछ। एक और ध्यान रखे, बुढ़ापा। बुढ़ापा भी इनका ही निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र वावा है हिंदी के एडिसन। कौन है ये? हिंदी के एडिसन है। हिंदी के एडिसन इनको कहा जाता है। ठीक है सा, आंसर बी करेक्ट आंसर है। अगला है, हिंदी निबंध साहित्य का उत्कर्ष काल किस युग को स्वीकार किया जाता है? हिंदी निबंध साहित्य का उत्कर्ष काल किस युग को स्वीकार किया जाता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी, शुक्ल, शुक्लोत्तर युग। उत्कर्ष काल सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा रहा है निबंधों का? 82वें सवाल की बात कर रहा हूं मैं। हिंदी निबंध साहित्य का उत्कर्ष काल किस युग को स्वीकार किया? मैं देखता हूं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब सही देते हैं। बिल्कुल दूसरे भारतेंदु है, प्रताप नारायण मिश्र। क्या करें? तो सबसे जो उत्कर्ष काल रहा है वो शुक्ल युग रहा है। कौन सा रहा है? शुक्ल युग, है ना। अब देख लिए कितने लोगों ने इसका उत्तर गलत कर दिया है। कुछ लोगों को छोड़ के सबका उत्तर हो गया है गलत। आंसर कौन सा है? सी करेक्ट। सी करेक्ट आंसर है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह कुबेरनाथ का नहीं है? कुबेरनाथ का नहीं है, अभी पढ़ा है मैंने। गंधमादन, रसाकेटक, मराल, तमाल के झरोके से। तो आपको अभी पढ़ाया था गंधमादन, रसाकेटक और मराल, ये सारे के सारे कुबेरनाथ रॉय के निबंध है। तमाल के झरोके से ये इनका निबंध नहीं है। तो ये किसका निबंध है? किसका निबंध है? किसका निबंध है? कौन लिखेगा इसका? तमाल के झरोके से किसका निबंध है? किसका निबंध है? कौन लिखेगा? जल्दी लिख के बताओ एक बार। तमाल के झरोखे से निबंध किसका है? हैं? बताया क्या किसी ने? विद्यानिवास मिश्र का है। विद्यानिवास मिश्र किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। आंसर क्या करना है आपको? डी करेक्ट करना है। अभी मैंने आपको सारी डेट बताई थी इनकी, गंधमादन की, रसाकेटक और मराल की। साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली के लेखन बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो भारतेंदु युग के हैं। अगला देखो, जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना। जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना रेखा चित्रात्मक निबंध किसका है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्कुराई और माटी हो गई सोना, ये आंसर सही है क्या 85वें सवाल का? है जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निराला के निबंधों का सही अनुक्रम ले बताओ। निराला के निबंध देखो तुम, निराला के तो निबंध ही हम जानते नहीं हैं, शायद अधिकतर तो लोग जानते नहीं हैं शायद, मेरे हिसाब से तो। देखो ये लिखा 1934 में, 1940 में, और चाबुक निराला का निबंध है, इसलिए मैंने चाबुक का आपको पहले बताया नहीं था चाबुक के बारे में, ठीक है ना। 1951 में लिखा है और 1957 में लिखा है। प्रबंध पद्म प्रबंध प्रतिमा चाबुक और चयन, निराला के निबंध देखो तुम, है ना। अपन ने तो मुश्किल से ही पढ़े होते हैं। आंसर बी है प्रबंध पद्म
1934, प्रबंध प्रतिमा 1940 और चाबुक 1951, चयन 1957। बी आंसर करेक्ट है। कविता ही हृदय को प्रकट दशा में लाती है। कविता ही हृदय को प्रकट दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई इसे मनुष्य की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्ति किसकी? रामचंद्र शुक्ल की है। किस निबंध की मूल आत्मा है? काव्य में रहस्यवाद। कविता क्या है? मानस की धर्म भूमि, भाव या मनोविकार। 87वां सवाल है, अच्छा सवाल है। कविता ही हृदय को प्रकट दशा में लाती है, तो कविता की बात कर रहा है, तो आप उत्तर कर दीजिए कविता क्या है। क्या उत्तर करेंगे? कविता क्या है? कविता ही हृदय को प्रकट दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्य की उच्च भूमि पर ले जाती है। पंक्ति शुक्ल जी के किस निबंध की मूल आत्मा है? कविता क्या है? आंसर करेंगे बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित ललित निबंधों में से विद्यानिवास मिश्र के संग्रह का सही कूट कौन सा है? विद्यानिवास मिश्र। 88वां सवाल। तो आपको पता ही है, तुम चंदन हम पानी 1957, सैफाली झर रही है 1989, मैंने सिल पहुंचाई 1966। प्रिया नीलकंठी तो आपको पता ही है किसकी रचना है? कुबेरनाथ रॉय की। कुबेरनाथ रॉय ने लिखी प्रिया नीलकंठी 1968। तो मतलब 3 नहीं है, तो 1 और 2 4, 1 2 और 4 किसमें है? सी। 1 2 और 4 सी। 1 2 4 सी कर दिया आपने। सी आंसर आपका राइट हो गया है। अगला देखो, साहित्य देवता भावात्मक शैली की गद्य काव्य कृति के रचनाकार कौन है, जिन्होंने एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है? अब भारतीय आत्मा तो किसको कहते हैं? ये तो साहित्य देवता की तो अपन बात करें तो वही माखनलाल चतुर्वेदी है, जिन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। 89 में कौन सा होगा? ए उत्तर। साहित्य देवता भावात्मक शैली कि गद्य काव्य कृति के रचनाकार कौन है? भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। ए आंसर राइट है। कछुआ धर्म निबंध के अनुसार लेखक ने समाज की किस मानसिकता पर करारा व्यंग किया है? कछुआ धर्म निबंध तो रूढ़िवादिता, समय के साथ न बदलने की संकुचित कूपमंडुता पर। कछुआ धर्म निबंध किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आंसर क्या करेंगे? बी। रूढ़िवादिता और समय के साथ न बदलने की संकुचित कूपमंडुता पर आपका इस पर विचार किया गया है। अगला सवाल है, प्रबंध प्रभाकर और कुछ उथले कुछ गहरे। प्रबंध प्रभाकर कुछ उथले कुछ गहरे निबंध संग्रह का रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नूलाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। 91वां सवाल का जवाब आप क्या करने वाले हैं? प्रबंध प्रभाकर कुछ उथले कुछ गहरे। 91वां सवाल क्या जवाब करेंगे? तो सबको पता होना चाहिए, बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। ये आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, नई कविता में मुक्त छंद। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है, जो भाषा और संवेदना के समीक्षक माने जाते हैं? नई कविता में मुक्त छंद रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय नारायण देवशाही। 92वां सवाल भी खतरनाक वाला सवाल है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है, जो भाषा और संवेदना के समीक्षक माने जाते हैं? भाषा और संवेदना पर आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखा है उन्होंने। भाषा और संवेदना पर ग्रंथ भी लिखा है, तो आपको सबको पता होना चाहिए भाषा और संवेदनात्मक निबंध लिखने वाले या ग्रंथ लिखने वाले, आलोचना लिखने वाले कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिनकी निबंध फेमस है नई कविता में मुक्त छंद। ये उत्तर आपका राइट है। अगला देखो, चित्तौड़ का सर्वनाश। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसका उत्तर बताया था। अब इसका उत्तर गलत करने वाले तो मैं मानूंगा नहीं, गलत क्या कर रहे हैं।
अपन का जो बता देता हूँ मैं, अपन ने न्यू चैनल बनाया है, न्यू चैनल बनाया है अपन ने, और इस पर ये क्लास हो रही है न्यू चैनल। तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबावे। और अपन का पहले का जो चैनल है वो आपका है हिंदी ज्ञान धारा, हिंदी ज्ञान धारा। ये तो अपन का पहले का चैनल रहा, हिंदी ज्ञान धारा। अब अपन ने इसमें ये जोड़ दिया है यूजीसी और नेट, यूजीसी नेट, ये अपन ने जोड़ करके नया चैनल बना लिया है, ये नया चैनल बना लिया है। इसलिए अब जो अच्छी क्लासें या आपकी जो गहरी क्लासें हैं या गहरे प्रश्न हैं वो इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। बाकी का परीक्षा उपयोगी कंटेंट हिंदी ज्ञान धारा पर पढ़ाएंगे। तो कोई भी संपर्क के लिए 9983374293 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको नेट पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर, इस पर आपको सेट पढ़ाया जाएगा। किसी भी राज्य का सेट हो, किसी भी राज्य का, किसी भी राज्य से संबंधित हो, किसी भी राज्य से संबंधित हो, नेट सेट पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भी इस पर पढ़ाया जाएगा, केवल यही पढ़ाया जाएगा। चित्तौड़ का सर्वनाश किसकी है? रूप नारायण पांडे। आंसर क्या करेंगे अपन? ए करेक्ट आंसर। कौन सा करेंगे? एक करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर करेंगे। अगला सवाल है आपका, बेहद का जंगल, बेहद का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र है, तो दूसरी सतह निबंध के रचनाकार कौन है? बेहद का जंगल कृष्ण बिहारी मिश्र, बेहद का जंगल कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र है। तो दूसरी सतह के रचनाकार शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, शिवलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली। 94वां सवाल कौन सा जवाब करेंगे अपन? बेहद का जंगल कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है, तो दूसरी सतह के रचनाकार हैं जीप पर सवार इल्लियों वाले शरद जोशी। जीप पर सवार इल्लियों वाले कौन है? शरद जोशी है। ये आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हुआ। अगला सवाल है, क्रोध निबंध के अनुसार शुक्ल जी ने इसे क्या माना है? तो बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। आंसर आपको करना है बी। अगला सवाल है, डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का मुख्य क्षेत्र कौन सा रहा है? 96वां सवाल, तो डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का जो मुख्य क्षेत्र है वो रस, सिद्धांत, साधारणीकरण और सैद्धांतिक गद्य की समीक्षा रहा है। आंसर आपको करना है कौन सा? बी करेक्ट आंसर आपको करना है। अगला सवाल है, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू पात्र की मुख्य विशेषता क्या है? 97वां सवाल आपको देखना है। तो शिव शंभू चिट्ठे में शिव शंभू पात्र है वह भांग के नशे में डूबा रहने वाला एक कल्पित पात्र है जो लॉर्ड कर्जन को खरी खरी सुनाता है ना। लॉर्ड कर्जन को क्या सुना देता है? खरी खरी सुना देता है। 1904-05 की बात है, 1904-05 की बात है। भारत मित्र पत्रिका में छपे थे, भारत मित्र पत्रिका में छपे थे, है ना। भारत मित्र पत्रिका में छपे थे। कहाँ से आती थी ये? कलकत्ता से आती थी। ठीक है भाई, बी आंसर राइट है। अगला देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 सर्वप्रथम किस नाम से आता था? तो विचार वीथी 1930 नाम से आता था। चिंतामणि भाग 1 है ये 1939 में आया था। कब आया था? 1939 में। तो पहले किस नाम से था ये? विचार वीथी नाम से। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निबंधकार रामविलास शर्मा के निबंध संग्रह की सही समूह कौन सा है? 99वां। तो रामविलास शर्मा की निबंधों की बात करें अपन, प्रगति और परंपराएं, संस्कृति और साहित्य, विराम चिन्ह है। कोटाज हजारी प्रसाद द्विवेदी के है ये तीनों। हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अर्धनारीश्वर मिट्टी और रेती के फूल है ये दिनकर के हैं। ये किसके हैं? दिनकर के हैं। चितवन की छां, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, ये किसके हैं? विद्यानिवास के। किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र के हैं।
आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। अगला सवाल, यदि गद्य कवियों या लेखक कसौटी या निबंध गद्य की कसौटी इस उक्ति का मूल कारण शुक्ल जी ने क्या माना है? 100वां सवाल, तो शुक्ल जी ने माना है क्योंकि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव है। आंसर आपका कौन सा होगा? बी। ये हो गए आपके पूरे 100 सवाल। और बोल दो जय श्री राधे कृष्णा। और मेरा मानना है कि इससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। ये बैच हम नए देने वाले हैं। सारी परीक्षाओं को देखकर उत्तराखंड की परीक्षा को देखेंगे, हम प्रवक्ता को, जीडीसी को देखेंगे, टीजीटी को देखेंगे और ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम होगी। इसको सबको देख करके बिल्कुल नए पैटर्न पर नया बैच, नई टेस्ट सीरीज, पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, दोनों तरीके के टेस्ट शानदार तरीके से इस बैच को लेकर चलेंगे अपन आगे। ठीक है सर, तो आज का यहीं पर मामला ख़त्म है। और आपको कह रहा हूँ वापस से कि नए चैनल को सब्सक्राइब करें, हिंदी ज्ञानधारा यूजीसी नेट को, और अपने साथियों को शेयर भी करें, बताएं भी। ठीक है ना? और इसको थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सहयोग करें तो आपकी सबकी कृपा होगी। आपका भाई हूँ मैं, तो आपको बढ़ाना आपके हाथ में है। सभी को नमस्कार और आपको फिर से शुभकामना देता हूं कि आप सब सफल होंगे, सब सफल होवे और आप उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचे। ये रात ही नहीं, अगली सारी रातें आपके लिए शुभ होवे। आप सबको ईश्वर निरोगी रखे। पहला सुख निरोगी काया। सभी को नमस्कार, राधे कृष्णा, जय श्री राधे। कैसी रही है क्लास निबंध की, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हम्म 38 वीडियो।